नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। इस बुलेटिन में हम बात करते हैं दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर महम से है, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी रोहतक के महम में बीजेपी की विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी खबर दिल्ली से है, जहां पर चौधरी बीरेन सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तीसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह ने जेजेपी से इस्तीफा दे दिया है। और चौथी खबर करनाल से है, जहां पर साल 2024-26 के लिए लेवल 3 की परीक्षा की शुरुआत हो गई है। तो पहली खबर है, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी रोहतक दौरे पर हैं। रोहतक के महम में बीजेपी की विजय संकल्प रैली को लोकसभा से प्रत्याशी के समर्थन में रैली जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी मंच पर उपस्थित सभी लोगों का अभिनंदन किया और सीएम हरियाणा के सभी जिले स्टेट हाईवे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार गरीब, किसान, युवाओं की चिंता करती है। कांग्रेस ने कभी भी महिलाओं को सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करती है। कांग्रेस आज न्याय की बात करती है, अपना कार्यकाल भूल जाते हैं। साथ ही कहा कि सीएम हरियाणा की सभी सीटों पर बीजेपी को जीत होगी और मोदी सरकार ने एक नया भारत बनाया। सीएम देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। यह व्यवस्था यह नरेंद्र मोदी जी ने की और इसको आगे बढ़ाने का काम हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इसी गाड़ी के साथ जोड़ करके हरियाणा प्रदेश के 125 करोड़ लोगों तक ये लाभ पहुंचाने का काम किया। आज ये लोग भाइयों इस प्रकार की बातें करते हैं। हमें इस बात को लेकर के भी सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यही सरकार है जो गरीब की चिंता करती है, जो किसान की चिंता करती है, भाइयों जो महिला की चिंता करती है, जो युवा की चिंता करती है और जो देश के भाइयों गरीब की चिंता करती है। हमें इस बात को समझना है। परंतु लोगों ने महिलाओं का भी विश्वास किया है। भाइयों पता नहीं किस प्रकार की भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने कभी भी महिलाओं को सम्मान देने की उनके एनडीए में नहीं है और ना ही इन्होंने कभी भी महिलाओं को सम्मान दिया। नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को सम्मान दिया। मुझे खुशी है इस बात की जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2016 के अंदर हरियाणा की पानीपत के ऐतिहासिक भूमि के ऊपर आए थे। एक बात उन्होंने कही थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उस बात को ये ऐसा ऐतिहासिक महल का गांव है क्योंकि यहाँ हमारी खापन भी जो लगातार इस प्रकार के जो फैसले हैं उन फैसलों का समर्थन करती है। मैं उन खापों को भी आज इस महल 24 के चबूतरे से मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और लगातार हमारी संस्कृति का वो संरक्षण करने का काम करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उसको हमारी सरकार ने मजबूती से इम्प्लीमेंट किया। आज उसका परिणाम 10 वर्षों में ये निकला कि लाखों की संख्या में हमारी बेटियों को जीवनदान मिला है। भाइयों बहनों में कहना चाहता परंतु ये महिलाओं के प्रति किस प्रकार से अभद्र भाषा बोल करके उनको अपमानित करने का काम करते हैं। और भाइयों यही नरेंद्र मोदी है जिसने महिलाओं की चिंता की है, अलग से मंत्रालय बनाया। मुझे ध्यान में है क्योंकि मैं यहाँ पर रोहतक के अंदर काफी लंबे समय तक रहा हूँ। जब मैं गांव के अंदर जाता था, मैं गांव के अंदर देखता था हमारी माताएं बहनें 1-1 किलोमीटर से सड़कों पर पानी का मटका रख करके पीने का घर में लेकर के आती थी। इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ता था हमारी माताओं बहनों को, परंतु उसकी चिंता इन्होंने नहीं की।
इन्होंने तो वोट लेने का काम किया है, परंतु इसकी चिंता अगर किसी ने की है और नरेंद्र मोदी जी ने की है, आज हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। यह नरेंद्र मोदी जी ने ये हमारी माताओं को बहनों के लिए मुझे इस बात की भी खुशी है, ये लोग इनके समय के अंदर इस प्रकार से ये बातें करते थे, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने 11-11.5 करोड़ शौचालय बना करके बहनों को इज्जत घर देने का काम किया है। नहीं तो सूर्य ढलने का इंतजार वो हमारी बहनें माताएं करती थी, परंतु ये सम्मान भी नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। भाई हमें इस बात को समझना, ये लोग बोलते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु न महल के अंदर न किसी गांव के अंदर ये 24 घंटे बिजली देने में भाइयों कामयाब हुए। अगर 24 घंटे बिजली किसी सरकार ने दी है तो यह डबल इंजन की सरकार आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मेरा काम सबका काम के साथ जुड़ करके भाइयों हर गांव के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम किया। जबरदस्त तरीके से देश को आगे बढ़ाने का काम यह नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। मैं आज हम लोगों से पूछना चाहता हूं, जो लोग आज भाइयों लोगों के बीच में इस प्रकार की बातें करते हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकलते हैं, अब न्याय जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो निकाला है, भाइयों आज न्याय की बात करते हैं, परंतु अपना कार्यकाल भूल जाते हैं कि न्याय हमारे कार्यकाल में लोगों को नहीं मिलता था। ये कांग्रेस के लोग भूल जाते हैं। भाइयों आप लोगों को भी याद है, मुझे भी याद है, जो आजकल ये न्याय की बात कर रहे हैं, इन्हीं के समय के अंदर अगर एक गैस का सिलेंडर लेना होता था तो 3 दिन तक हमारे भाइयों को माताओं को लाइन में लगना पड़ता था। तो बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को हरियाणा में बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी प्रेमलता के साथ में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बीरेंद्र सिंह ने दिल्ली स्थित कांग्रेस के पार्टी मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर रणदीप सुरजेवाला और पवन खेड़ा, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी सैलजा समेत पार्टी नेता और समर्थक भी उपस्थित रहे हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बीरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस में उनका वापस आना विचारधारा की वापसी है। उन्होंने कहा कि हम यहां हैं क्योंकि हम हरियाणा के लोगों के साथ में मजबूती से खड़े हैं। इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने किसी को अपना नहीं बनाया है। आपको बताते चलें कि आज बीरेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी प्रेमलता के साथ में कांग्रेस का दामन थाम लिया है और उन्होंने ये भी कहा कि ये विचारधारा की वापसी है। कांग्रेस का दामन थामने के बाद में चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि मेरा कांग्रेस में शामिल होना न सिर्फ घर वापसी है बल्कि ये विचारधारा की वापसी है। साथ ही आपको बताते चले कि इस मौके पर रणदीप सुरजेवाला और पवन खेड़ा, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी सैलजा समेत पार्टी के समर्थक भी उपस्थित रहे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बीरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस में उनका वापस आना विचारधारा की वापसी है। उन्होंने ये भी कहा कि हम यहां पर हैं क्योंकि हम हरियाणा के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं। इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने किसी को भी अपना नहीं बनाया है। आपको बताते चले कि कांग्रेस का दामन थामने के बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि मेरा कांग्रेस में शामिल होना न सिर्फ घर वापसी है बल्कि ये विचारधारा की भी वापसी है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओपी शर्मा जुड़ चुके हैं। ओपी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है और अपनी पत्नी के साथ में बीरेंद्र सिंह शामिल हो गए हैं कांग्रेस में, तो उन्होंने ये भी कहा कि ये जो वापसी है वो घर वापसी नहीं बल्कि विचारधारा की वापसी है। ओपी, देखिए अंकिता, अगर मैं चौधरी बीरेंद्र सिंह का आज
कांग्रेस में जाने की तो कोई प्रतिक्रिया दी, तो एक स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया। चौधरी वीरेंद्र सिंह करीबन 4 दशक तक कांग्रेस में जो है वो अपनी राजनीति कर चुके हैं। जो कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, उनके वो काफी करीबी रहे हैं। सोनिया गांधी जब 1998 में देश की सक्रिय राजनीति में आई थी, तो तब जो है उनके साथ शामिल होने वालों में मुख्य व्यक्तियों में चौधरी वीरेंद्र सिंह था। लेकिन 2013 के अंदर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। दरअसल ये हरियाणा में जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनसे थोड़ा सा नाराज चल रहे थे। उन्हीं के चलते ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं हो पाए थे। इसके बाद इन्होंने जो है वो कांग्रेस को अलविदा कह दिया था और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। इसके बाद 2019 में इसके बाद 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने इनको राज्यसभा में भेजा और इनको केंद्रीय इस्पात मंत्री और पंचायत मंत्री बनाया। उसके बाद 2019 में इनके जो आईएएस बेटे ब्रिजेंद्र सिंह हैं, उन्होंने इस्तीफा देकर बीजेपी से चुनाव लड़ा। वीरेंद्र सिंह के कहने पर पार्टी ने उनको टिकट दी। इनकी पत्नी जो प्रेमलता है, वो भी उचाना से भारतीय जनता पार्टी की साल 2014 से 2019 के दौरान जो है वो चुनाव लड़ती है। 2019 में जो पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है, वो उचाना सीट से जीतने में कामयाब रहे थे। तो उसके बाद से ही बीजेपी और जब जेजेपी का गठबंधन हुआ, तो जो चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, वो कहीं ना कहीं इस गठबंधन से जो है वो नाराज थे। लंबे समय से वो गठबंधन तोड़ने की जो मांग कर रहे थे, लेकिन गठबंधन टूटने से करीबन एक हफ्ता पहले ही जो ब्रिजेंद्र सिंह है वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। और अगर हम बात करें उसके बाद से उचाना विधानसभा और हिसार लोकसभा दोनों जो चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार की एक विरासत के तौर पर माने जा सकती है। चौधरी वीरेंद्र सिंह यहाँ से जो है वो सांसद रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर बादल जो है मंडरा रहे थे। अगर उनको हिसार मिलता तो शायद उचाना जो उनका गृह हल्का है, जहाँ पे वो 4 बार विधायक बन चुके हैं, उनकी पत्नी भी जो है 1 बार विधायक बन चुकी है, तो वो उसको लेकर गठबंधन में रस्साकसी चल रही थी। दुष्यंत चौटाला कह रहे थे कि वो उचाना से ही चुनाव लड़ेंगे, तो इसको लेकर कई बार जो है पार्टी में बड़े विवादित बयान हुए। लेकिन आखिरकार जब चौधरी वीरेंद्र सिंह को लगा कि शायद 2019 में जो है वो 2019 में जो उचाना सीट पर दुष्यंत चौटाला जीते थे, अगर गठबंधन होता तो वो सीट फिर दुष्यंत चौटाला के खाते में जा सकती है। तो ऐसे में अपनी पैतृक संपत्ति को बचाने के लिए उन्होंने काफी विरोध किया, लेकिन बीजेपी आला कमान ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं पहले जो उनके बेटे थे वो जो है वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, और आज जो वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रेमलता है वो भी कांग्रेस में शामिल होते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि वो अपने घर वापसी हुई है और चुनाव का तकाजा है। सभी सियासी लोग जो होते हैं, जो विधायक या मंत्री बन चुके हैं, जिनकी ख्वाहिशें होते हैं, वो इसके लिए दल बदल करते रहते हैं। लेकिन इस दल बदल का क्या नतीजा निकलेगा, ये लोकसभा चुनाव ही बता पाएगा। क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह जो एक टिकट की आस में कांग्रेस में वापसी की है, क्या उनको हिसार या सोनीपत से पार्टी चुनाव लड़वाती है? तो ये देखने वाली बात है। अगर चुनाव लड़वाती है और उसके बाद वो जीत कर आ पाते, तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह के जाने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। जी ओपी शर्मा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम वीरेंद्र सिंह की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जैसे कि आपने बताया कि उन्हें राज्यसभा भेजा गया और केंद्रीय मंत्री मंडल की जो जिम्मेदारी है वो भी दी गई, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने किसी को भी अपना नहीं बनाया है। देखिए अंकिता, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की और चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें, तो पहली बात तो है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए बने ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस में एक परिवारवाद, एक नेताओं की छिटाकसी, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देना एक आम बात है। इसको चाहे लोकतांत्रिक कह लो या लोकतांत्रिक प्रणाली कह लो या फिर बाकी पार्टियों के हिसाब से इसको अनुशासनहीनता कह लो, जो मर्जी कह लो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इसके उलट है। यहाँ पर आपको पार्टी की विचारधारा के हिसाब से काम करना पड़ता है, पार्टी के हर फैसलों को मानना पड़ता है। पार्टी टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ोगे, पार्टी टिकट नहीं देती है तो आप पार्टी के पक्ष में जो है प्रचार करोगे। लेकिन शायद करीबन 42 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद भी, और जब चौधरी वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी में आए, तो वो अपने आप को उस कल्चर में कहीं ना कहीं ढाल नहीं पाए, और उनको ये लगता था कि जो उन्होंने 40 साल की राजनीति की है, भाजपा में आने के बाद वो राजनीतिक
विरासत जो खत्म हो जाएगी। तो उस लहजे से हम कह सकते हैं कि वीरेंद्र सिंह का जाना एक तरह से तय कह सकते हैं। लेकिन जहां तक उनकी विचारधारा की बात और भारतीय जनता पार्टी ने किसी को अपना नहीं बनाया, तो ये एक जब पार्टी के अंदर पार्टी में वापसी की जाती है तो जहां से आप आए उनमें कुछ नुक्स या कमियां तो निकालनी होती है। आज अगर हम जेजेपी की बात करें तो पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 का एक नारा दे रही है वो 200 भी नहीं जीत पाएगी। तो लेकिन 4.5 साल सत्ता में रहते हुए उन्होंने अपने आप को एनडीए का बहुत अच्छा घटक दल बनाया था। यही वो वीरेंद्र सिंह थे जो पार्टी इसलिए छोड़ के आए थे कि उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र में मंत्री नहीं बनने दिया था। कहते हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल होने का निमंत्रण भी मिल गया था। इन्होंने अपना कोर्ट भी जो है वो नया सिलवा लिया, अगर कोर्ट लेकर पहुंचे भी थे, लेकिन उनको मंत्रिमंडल में यूपीए 2 में जगह नहीं मिली। तो उसके बाद से इनकी जो दूरियां हैं कांग्रेस या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहीं तो हरियाणा में जो अलग होगी। फिर उसके बाद लग रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी में आएंगे और ये वो वक्त था 2013 का जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की कुल मिलाकर जो है वो बहुत कम सीटें, मतलब 2 अंकों में बीजेपी नहीं पहुंची थी। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह आए, उसके बाद 2014 में बीजेपी ने पहली बार अपने दम पर 40 सीटें लाते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तो अब चाहे आप विचारधारा की बात करें, अपने आप को नहीं बना, ये सभी चुनावी स्टंट है, कहीं ना कहीं लोगों को एक संतुष्ट करना, अपने कार्यकर्ताओं को बताना। लेकिन एक बात सही है कि बेटे ने सांसद रहकर मलाई खाई, पिता ने केंद्र में मंत्री रह के मलाई खाई। ओपी शर्मा जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो बढ़ते आगे, प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से एक के बाद एक झटके झेल रही जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद फतेहाबाद जिले में कई पदाधिकारियों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं। पूर्व विधायक सरदार निशान सिंह करीब 5.5 साल से प्रदेशाध्यक्ष का पद संभाल रहे थे और जसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला को लिखे अपने पत्र में निशान सिंह ने कहा कि मैं निजी कारणों से जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में असमर्थ हूं। अतः आपसे निवेदन है कि जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के पद से मेरा त्याग पत्र स्वीकार करें। उनके बीजेपी और कांग्रेस में जाने की अटकलें जोरों पर हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र लेगा और साथ ही महिला विंग की प्रदेश महासचिव ममता कटारिया, महिला नेत्री रेखा शाक्य ने पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी है। बैठे हैं और इस्तीफा दिया है, इसमें कोई शक नहीं, और मौखिक तौर पे दिया है। उसको विधिवत रिटर्न में देने का काम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करेंगे और उसके बाद अपने दोस्तों से मिलकर के अगला कदम क्या होगा उसका निर्णय करेंगे। तो आपके साथ कुछ और भी साथ में जा सकते हैं जेसीबी से, या क्या चाहिए इसके बारे में? देखो, मैं तो उम्मीद करता हूं कि मैं किसी को कहूंगा नहीं कि वो छोड़ करके पार्टी हमारे साथ आए। जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो साथ हैं, वो कितने भी आए उनका काम है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओपी शर्मा जुड़े हुए हैं। ओपी, आपसे जानना चाहेंगे कि जेजेपी को बड़ा झटका लगा है और प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब कांग्रेस पर जाने की अटकलें जो हैं वो लगाई जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए अंकिता, अगर हम जननायक जनता पार्टी की बात करें तो जननायक जनता पार्टी में एक बिखराव जो शुरू हुआ है और अब तक करीबन 1 दर्जन के आसपास जो बड़े नेता, विधायक या पूर्व विधायक या उपाध्यक्ष, राज्य उपाध्यक्ष थे वो इस्तीफा दे चुके हैं। कल की अगर हम बात करें तो कल पार्टी के जो है 8 बड़े नेताओं ने जो है वो अपने आप को अलविदा कह दिया था। आज की बात करें तो बरवाला से जो वर्तमान में विधायक जोगीराम सिहाग हैं, उन्होंने भी अपना इस्तीफा जो है वो पार्टी अध्यक्ष राष्ट्रीय संरक्षक अजय सिंह चौटाला है उनको जो भेजे। वहीं एक अन्य विधायक की अगर पूर्व विधायक की बात करें तो उन्होंने भी जो है वो अपना इस्तीफा जो है पार्टी भेजे और पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया। तो एक बात है कि जिस वक्त से प्रदेश में गठबंधन टूटा है उसके बाद से ही कहीं ना कहीं अटकलें जरूर लगाई जा रही थी कि पार्टी में बड़े नेता जो है कहीं ना कहीं चले जाएंगे और अब यही कहेंगे कि इंतजार हमें करना होगा कि चुनाव में किस तरीके से भारतीय जो जननायक जनता पार्टी में किस तरीके से मैनेजमेंट करती है। पार्टी के जो वरिष्ठ नेताओं का इस तरीके से जाना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए नुकसानदायक जरूर साबित होगा। लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि जेजेपी की नाव में खेद हुआ है, लेकिन अभी डूबने वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि
ये जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं अपने अच्छे राजनीतिक भविष्य के लिए दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। और क्या गारंटी है इनको, ये कांग्रेस या बीजेपी में जाते हैं या आम आदमी पार्टी में जाते हैं, अगली बार इनको टिकटें दी जाएंगी। और अगर इनको टिकटें दी जाती हैं तो इनकी जगह जिनके पार्टी में पुराने कार्यकर्ता, तो क्या गारंटी वो फिर जेजेपी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इस तरह का मतलब एक उतार चढ़ाव चुनाव के वक्त आते ही लगता रहता है। अगर हम खुद सरदार निशांत सिंह जी की बात करें, पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष है, तो वो खुद 2000 में जो टोहाना हल्का जो होता था उससे ये विधायक बने थे। तब इनकी प्रदेश में इनेलो की सरकार भी थी, ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री होते थे। इसके बाद इन्होंने 2009 का भी चुनाव लड़ा, 2014 का भी चुनाव लड़ा, लेकिन ये शिकस्त खा गई। उसके बाद अगर हम बात करें 2019 की, तो जिस दिन से पार्टी बनी थी उसी दिन से जो है वो निशांत सिंह जेजेपी के जो है प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन पिछले चुनाव में जब इनको टिकट देने की बात आई तो कांग्रेस में जो पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली थे, जो आज वर्तमान में जसपा के विधायक हैं, इनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। तो इन्होंने जेजेपी से बात कर ली, तो जेजेपी ने सरदार निशांत सिंह का टोहाना से टिकट काटकर जो देवेंद्र बबली था उनको टिकट दे दिया। देवेंद्र बबली जीत के आ गए और उसके बाद वो कैबिनेट मंत्री भी बने। तो कहीं ना कहीं हर आदमी के मन में एक राजनीतिक चीज रहती है कि मैं सत्ता में रहूं, मैं विधायक बनूं, ताकि मेरी राजनीतिक विरासत जो है चलती रहे। लेकिन इस तरह के फैसले कितने कारगर साबित होंगे और कितने नहीं होंगे, इसका चुनाव तो जनता के बाद जो मतगणना है उसके बाद ही जो कुछ पता लगेगा। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जेजेपी का जहाज थोड़ा सा डगमगाने जरूर लगा है, डूबने वाली बात अभी नहीं कहेंगे। विधानसभा चुनाव बाकी है। पिछली बार जब जेजेपी और इनेलो में इनेलो जब दो फाड़ होकर जेजेपी बना था, तब भी तरह तरह की बातें जो है चल रही थी। लेकिन तब जो नई पार्टी आई थी वो जो है लोकसभा चुनाव में भी जो है वो करीबन 12-13% के आसपास वोट मिली, फिर उससे ज्यादा वोट विधानसभा में मिली और 10 सीटें भी लेके आए। तो ये अपने आप में प्रदेश में किसी भी पहली बार चुनाव लड़ने वाली क्षेत्रीय पार्टी के लिए एक रिकॉर्ड था। और अगर आज हम इनेलो की बात करें तो इनेलो अगर इस लोकसभा चुनाव में 8% वोट नहीं ले पाती है और अगली बार 2 विधायक नहीं जिता पाती, तो उसकी तो जो क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर चुनाव आयोग ने जो मान्यता दी वो भी खतरे में पड़ सकती है। तो अभी पूरी तरीके से जेजेपी के बारे में किसी भी तरह की भविष्यवाणी करना सही नहीं होगा। जी ओपी शर्मा जी, आपका तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बढ़ते आगे, साल 2024-26 के लिए करनाल से लेवल 3 की परीक्षा की शुरुआत हो गई है। इस परीक्षा में करनाल जिले के 294 बच्चों ने भाग लिया है। इस अवसर पर बच्चों के अभिभावक भी परीक्षा केंद्र में मौजूद रहे। प्रदेश भर के 35,000 बच्चों ने लेवल 1 की परीक्षा दी है, जिसमें से 6,000 बच्चों को लेवल 3 की परीक्षा के लिए चुना गया। अब लेवल 3 की परीक्षा के माध्यम से 3,000 बच्चों को उच्च स्तर की ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। जिला विज्ञान विशेषज्ञ दीपक शर्मा ने बताया कि यह सरकार की एक जो महत्वाकांक्षी योजना है। मैं आपके सामने मिशन बुनियाद को लेकर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं 8th क्लास में अपने गांव के स्कूल में पढ़ता था तो हमने मिशन बुनियाद के लिए एग्ज़ाम की तैयारी की और इसके एग्ज़ाम दिए, जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। अब मैं घरोंडा मिशन बुनियाद के सेंटर पे अपनी क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ। आज हमारे पास मिशन बुनियाद की लेवल 3 की परीक्षा है, जिसमें करनाल जिले से 294 जो विद्यार्थी हैं जो हमारे लेवल 2 में जिनका चयन किया गया था, उन विद्यार्थियों की ये परीक्षा है। और उस परीक्षा के बाद हमारे पास 1 घंटे की परीक्षा है। उसके बाद मिशन बुनियाद का ओरिएंटेशन प्रोग्राम का शुभारंभ होगा और इसमें 294 विद्यार्थी, उनके माता पिता और सभी स्कूल्स के प्रधानाचार्य और अध्यापकगण इसके अंदर भाग ले रहे हैं। आज करनाल से हम 8 अप्रैल से ये लेवल 3 और ओरिएंटेशन की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ से 294 बच्चे आज लेवल 3 में भाग ले रहे हैं। साथ में उनके अभिभावक आए हैं, जिनके साथ हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा इतना बेहतरीन प्रोग्राम शुरू करा गया, उसकी सारी जानकारी आज इनके साथ साझा करेंगे। 9वीं और 10वीं के बच्चों को करनाल के अंदर 5 सेंटर बनाए गए हैं, पूरे हरियाणा में 103 है। वहाँ पर बच्चों को उसके साथ जोड़कर एक टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और जिसका मेन उद्देश्य है कि आने वाले समय में जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं होती हैं, जो जिस तरीके की प्रतिस्पर्धा 12वीं के बाद हमारे बच्चों को, हरियाणा के बच्चों को फेस करने को मिलती है, और इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, इतने पोटेंशियल बच्चों के अंदर है। उनका लेवल 3 होने के बाद वो अपने अपने सेंटर्स में जाएंगे
वहाँ वो ऑनलाइन कोचिंग करेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे 2 साल के लिए। 9th और 10th में उनको एक एडवांस लेवल की पढ़ाई करवाई जाएगी जो स्कूल से, जो उनके पिछले स्कूल हैं उनसे काफ़ी अच्छी होगी। उनको वहाँ पढ़ाकर एक कंपटीशन लेवल के लिए तैयार करा जाएगा, क्योंकि बहुत सी जगह देखा गया है कि सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल के बच्चे से पीछे छूट जाते हैं, और ये बुनियाद एक ऐसा प्रोग्राम है। लास्ट वीडियो में इतना ही। नमस्कार।